हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस लॉ की क्लास में हम बात कर रहे थे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके जो कार्य हैं वो हम लास्ट क्लास में देख के आ चुके हैं। इसके अलावा इसके गठन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनरल भारतीय सारण बीमा निगम की स्थापना को लेकर कि इसकी स्थापना किन किन लोगों को लेकर की जाती है, इसके संचालक मंडल में कौन शामिल होता है, इसके अध्यक्ष कौन होता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं आज की क्लास में। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय सारण बीमा निगम यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना केंद्र सरकार ने सामान्य बीमा व्यवसाय अधिनियम 1972 की धारा 9 के अनुसार की है। ये हमने पढ़ा भी था कि सेक्शन 9 जो है इसके गठन के बारे में बात करता है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 9 पर चर्चा की थी। इस निगम को कंपनी अधिनियम 1956 अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनीज एक्ट के तहत मतलब बनाया तो मूल रूप से इसे 1956 के जो कंपनी अधिनियम था उसके तहत है। बाकी वर्तमान में 2013 का कंपनी अधिनियम लागू है, ये आप सबको पता है। तो यह एक समामिलित कंपनी थी, अभी भी समामिलित कंपनी है। इसे अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द लगाने से छूट दी गई है। इस प्रकार यह निगम एक सरकारी कंपनी है जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। लीगल अगर देखें हम लोग लीगल में की बात करें तो विधिक दृष्टि से यह कृत्रिम व्यक्ति है और अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, बेच सकती है और वो दूसरों पर केस भी दायर कर सकती है और दूसरों द्वारा निगम पर भी वाद दायर किया जा सकता है। इसका पंजीकृत कार्यालय जो है वो मुंबई में है। इसकी अपनी एक सार मुद्रा यानी कि कॉमन सील होती है। इस निगम पर सभी भारतीय कानून लागू होते हैं जो जनरली अन्य कंपनियों पर लागू होते हैं। इसकी एनुअल रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। भारत का जो आपका ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल होता है, महालेखा परीक्षक जो होता है, इसके खातों का विधिक रूप से ऑडिटिंग इसके खातों की करता है, अंकेक्षण करता है। यह निगम एक सूत्रधारी कंपनी है जिसकी निम्नलिखित 4 सहायक कंपनियां हैं। देखिए आपने जैसे कंपनीज एक्ट में भी काइंड्स ऑफ कंपनीज भी मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमने जब काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी तो वहाँ हमने पढ़ा था होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज। तो इसी तरह से जो ये निगम है ये क्या होगी, किस रूप में स्थापित हुई है, होल्डिंग कंपनी के रूप में। और जो इसकी बाकी जो 4 कंपनियां हैं वो क्या है, इसकी सब्सिडरी कंपनीज। तो ये 4 कंपनियां हैं आपकी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड लास्टली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये चारों कंपनियां क्या है, भारतीय सामान्य बीमा निगम की सहायक कंपनियां हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम के उद्देश्य सूत्र यानी कि इसका जो पर्पस की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपातकालीन रक्षिष्यामि। इट मीन संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको सेवा के लिए उनकी सेवा करने के लिए निगम अपनी जितनी भी नीतियां हैं, नियम है वो बनाता है। मतलब अधिकाधिक सामाजिक हित की पूर्ति करने का ये प्रयास करता है तथा विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज इसके द्वारा तैयार की जाती है। निगम के इंटरनल मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो निगम के आंतरिक प्रबंध में निम्न पदानुक्रम में प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत इंटरनल मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की यानी कि संचालक मंडल की। कंपनी कानून के अनुसार निगम एक संचालक मंडल है जो निगम के लिए नीति निर्धारण करता है और देश में सामान्य बीमा व्यवसाय के नियंत्रण, नियमन और विकास के लिए कार्य करता है। वर्तमान में इस बोर्ड में 13 संचालक हैं, यानी कि निदेशक डायरेक्टर्स है। यह बोर्ड राष्ट्रीय संसद के प्रति उत्तरदायी है। सेकेंड हम बात करें अगर चेयरमैन की तो इस निगम का एक अध्यक्ष भी होता है। जो चेयरमैन आप जो भारतीय सामान्य बीमा निगम है इसका एक चेयरमैन होगा जिसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। यह निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी यही अध्यक्ष करता है और उनमें लिए गए निर्णय को लागू करता है। यह अंतिम वित्तीय खातों और विवरणों पर जो भी लास्टली जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, उन पर अन्य संचालकों के साथ हस्ताक्षर भी करेगा। थर्डली अगर हम बात करें तो वो होगा मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक। निगम के अंतर नियमों के अनुसार इस समय निगम में 2 प्रबंध निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति संचालक मंडल करता है यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ये निगम के अध्यक्ष के निर्देशानुसार नीतियों को लागू करने की योजना बनाते हैं। जैसे जैसे चेयरमैन इनको डायरेक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग निगम की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करते हैं। और निगम के कार्यों का संचालन भी ये विभिन्न विभागों को नीतिगत निर्देश जारी करते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनको किस तरह से निगम के कार्य का संचालन करना है। ये उन्हें दिशा निर्देश देते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं
महाप्रबंधक के बारे में यानी कि जनरल मैनेजर के बारे में। इस समय निगम में 5 जो जनरल मैनेजर्स के पद है जो सामान्य बीमा व्यवसाय के नियंत्रण एवं विकास हेतु निगम की नीतियों के क्रियान्वयन का प्रबंध करते हैं। ये चारों सहायक कंपनियों के कार्य की समीक्षा करते हैं और उन पर कंट्रोल रखने के लिए भी उत्तरदायी है। एक महाप्रबंधक यानी कि एक जनरल मैनेजर जो है वो सूचना तकनीक का प्रबंध संभालता है, इसलिए सूचना तकनीकी महाप्रबंधक भी कहलाता है, ITGM। फिर हम बात करें अगर चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी कि मुख्य सतर्कता अधिकारी की, तो निगम में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी भी होता है जिसके द्वारा जनता की शिकायतों को सुना जाता है, जांच की जाती है। यह आंतरिक जो अंकेक्षण और निरीक्षण का कार्य करता है कि किस तरह से, जैसे किसी ने कोई शिकायत करी है तो उसका क्या होगा, किस तरह की रेगुलरिटी अगर निगम के द्वारा हुई है तो क्यों हुई है, और किस तरह से कंज्यूमर की शिकायत को दूर करने का किया जा सकता है, इस सभी का प्रयास ये करता है। अनियमितता को पकड़ने और जो भी अनियमितता है उनको दूर करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। यह निगम की धनराशि के दुरुपयोग और गबन को रोकने का उपाय भी करता है। 6 हम बात करें फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होता है निगम का। एक पद पर फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है जो निगम के अधिकारियों को वित्तीय एवं आर्थिक मामलों में सलाह देता है। यह समस्त वित्तीय लेखों व सूचनाओं को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाता है। सहायक महाप्रबंधक यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, निगम में इस समय 6 असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं जो महाप्रबंधकों को नीतियों और योजनाओं के लागू करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर कंपनी सेक्रेटरी, निगम में सहायक महाप्रबंधक स्तर का एक कंपनी सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है ना, जो किसके लेवल का काम किसके लेवल का होगा, असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लेवल का होता है, जो कंपनी अधिनियम और अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिक कर्तव्य पूरा करते हुए सचिव का दायित्व निभाता है। देखिए, देखना होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग निगम कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसका ये दायित्व होता है। सभी जो कानून है, अन्य जो कानून है और जो कंपनीज एक्ट है उसकी सारी जो नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल करते हुए ये अपना दायित्व निभाता है। 4 भारतीय सहायक कंपनियों का आंतरिक प्रबंध, देखिए ये तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा अभी, निगम का जो आंतरिक प्रबंध था, इंटरनल मैनेजमेंट तो जो था GICI का, उसके बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि जो 4 सहायक कंपनियां हैं उनका इंटरनल मैनेजमेंट किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सहायक कंपनियों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए एक संचालक मंडल का गठन सामान्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है जो अपनी कंपनी के लिए नीतिगत निर्णय लेते हैं और समय समय पर विनियोग संबंधी निर्णय भी करते हैं। फिर बात करते हैं हम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के बारे में। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, एक व्यक्ति को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये दोनों की भूमिका निभाता है। वह कंपनी के का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO होता है और संचालक मंडल द्वारा तय नीतियों के क्रियान्वयन की कार्यवाही करता है। समय समय पर संचालक मंडल की बैठकें इसके द्वारा बुलाई जाती है और यह उनकी अध्यक्षता भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर हम बात करते हैं रीजनल मैनेजर यानी कि क्षेत्रीय निदेशक के। प्रत्येक कंपनी ने देश में अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल रखे हैं। चारों सहायक कंपनियों के लगभग 80 के आसपास क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों का प्रबंध, नियंत्रण और संचालन संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक के हाथों में होता है। यह अपने क्षेत्र में आने वाले मंडल कार्यालयों के कार्यों का नियमन करता है, नियंत्रण करता है और मुख्य कार्यालयों को जो जैसे भी इनकी रिपोर्ट होती है समय समय पर इसकी सूचना अवेलेबल करवाता रहता है। फिर बात आती है डिविजनल मैनेजर की यानी कि मंडल प्रबंधक की। प्रत्येक कंपनी ने अपने कार्यों के विस्तार के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को अनेक मंडलों में डिवाइड कर रखा है। देखिए, रीजनल ऑफिसेस तो है ही है और प्रत्येक एवरी रीजनल ऑफिस जो है हैज़ डिवाइडेड इनटू डिविजनल ऑफिसेस यानी कि जो मंडलों में भी विभक्त है। वो जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो मंडल कार्यालयों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल कार्यालय के प्रबंध, नियंत्रण और संचालन के लिए एक डिविजनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। वर्तमान में कंपनी के लगभग 1200 के आसपास मंडल कार्यालय है। तो मंडल प्रबंधक अपने मंडल में क्या करता है कि साधारण बीमा व्यवसाय के विकास के लिए कार्य करता है। इस हेतु वो आवश्यक शाखा कार्यालयों की स्थापना, विकास अधिकारियों और एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य करता है। जनरली सभी मंडल कार्यालयों में मंडल प्रबंधक के सहयोग के लिए एक या अधिक उप मंडल प्रबंधक और सहायक मंडल प्रबंधक भी होते हैं, है ना। असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर्स भी होते हैं। इन्हीं कार्यालयों से बीमा पत्रों का निर्गमन होता है। बड़े जो क्लेम्स होते हैं उनका पेमेंट होता है। सामान्य प्रशासनिक कार्य भी यही संपन्न किए जाते हैं क्योंकि देखिए जनता की पहुंच में ये होते हैं ज़्यादा। ठीक है ना, जनता से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली ये मंडल कार्यालय। फिर हम बात करते हैं ब्रांच मैनेजर यानी कि शाखा प्रबंधक की। बीमा व्यवसाय का कार्य
वास्तव में कार्यालयों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या होता है कि वो लोग से, जनता से, पीपल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं जनता से, इस वजह से। तो वर्तमान में सभी सहायक कंपनियों की लगभग 3,000 के आसपास शाखाएं कार्यरत है। इन शाखाओं का प्रबंध शाखा प्रबंधक की देखरेख में होता है। ब्रांच मैनेजर इनकी देखरेख करता है। शाखा में नया बीमा व्यवसाय लाने के लिए बीमा एजेंट तथा विकास अधिकारी भी होते हैं। और बीमा एजेंट्स क्या करते हैं? डायरेक्टली जो जनता से मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से शाखा कार्यालय नया व्यवसाय प्राप्त करने के लिए, प्रीमियम वसूल करने के लिए, रसीदें, कवर नोट जारी करना, ठीक है ना, एवं एक सीमा तक की राशि के बीमा पत्र जारी करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार एक निर्धारित राशि तक के दावों का भुगतान भी यहीं से किया जाता है। एक पार्टिकुलर डिसाइड कर लिया जाता है। शाखा स्तर पर दावा विभाग, अभिलेख विभाग, समग्र विभाग, लेखा विभाग भी कार्य करते हैं। इन विभागों का संचालन करने के लिए जनरली सहायक लेखा अधिकारी स्तर के किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि GICI और साथ ही साथ उसकी जो चारों सहायक कंपनियां थी, उनका इंटरनल मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन उनके इंटरनल मैनेजमेंट में होता है, क्या क्या पद उनमें सृजित होते हैं, इस पर हमने चर्चा करी। इस टॉपिक से आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है साधारण बीमा निगम के बारे में। एग्जाम में यहाँ से कई सारी चीज़ें जो हमने बात करी, जैसे निगम के कार्यों के बारे में पूछा जाता है, उसके उद्देश्यों के बारे में पूछा जाता है, या फिर निगम के इंटरनल मैनेजमेंट और उसकी जो चारों सहायक कंपनियाँ हैं उनके इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।